रानीखेत की वादियों में एक पहाड़ी गांव है जहां की हवा में तुलसी और चीड़ के पत्तों की खुशबू घुली रहती है। उन पहाड़ियों की गोद में एक पुराना लकड़ी का गेस्ट हाउस है जहां बीवान रावल रहने आया था। वो दिल्ली में प्रोफेसर था जिसने शहर की भागदौड़ से थककर कुछ समय अकेले बिताने का फैसला किया। उसके मन को शांति की तलाश थी, लेकिन जिसे वो खोज रहा था वो शांति के रूप में नहीं, आग बनकर उसके जीवन में आने वाली थी। गेस्ट हाउस के सामने एक छोटी सी योगशाला थी जहां हर सुबह संगीत की हल्की धुन और सांसों की लय सुनाई देती थी। पहली बार जब विवान ने आर्या को देखा, वो एक पीले रंग की सूती सलवार कुर्ते में योग कर रही थी। उसके शरीर की हर हलचल में लचीलापन और आत्मविश्वास था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका शरीर जागा हुआ था, सांसों के साथ लय में बहता हुआ, जैसे उसके तन में ही संगीत हो। उसकी पीठ सूर्य की ओर उठी थी और धूप उसके बालों में समा रही थी। उस दृश्य को देखकर विवान की सांसें एक पल को थम गई। आर्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो गांव में रहकर भी खुद को सीमित नहीं मानती थी। उसकी चाल में नारीत्व था, लेकिन उसमें साहस भी था। वो जब विवान से पहली बार मिली तो उसकी बातों में शरारत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप जैसे लोगों को शांति ढूंढने आते हैं पर खुद के भीतर हलचल लेकर चलते हैं। विवान मुस्कुराया, लेकिन उसकी नज़रें आर्या के चेहरे से नीचे उतरी। उंगलियों की गति उसके गले की लहराती नसों पर ठहर गई थी। वो जानता था कि यह आकर्षण सिर्फ सौंदर्य का नहीं था, ये कुछ गहरा था, जिसे किसी पुराने जन्म की पहचान अचानक सामने आ गई हो। रात को जब वह गेस्ट हाउस के छज्जे पर अकेला बैठा था, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी उसने देखा कि सामने वाले आंगन में आर्या कथक का अभ्यास कर रही थी। उसकी देह हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी थी। हर घूम पर उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ता और उसकी कमर की रेखा को उजागर करता। उसकी चाल में गरिमा थी, लेकिन उस गरिमा के नीचे गहरी ज्वाला थी। उसकी आंखों में कुछ कह देने की इच्छा थी और विवान की आंखों में वो शब्द सुनने की। उन दोनों के बीच कोई शब्द बोले नहीं गए, लेकिन रात की हवा उन दोनों के बीच संदेहवाहक बन चुकी थी। अगली शाम जब बादल घिर आए और बिजली दूर पहाड़ों पर चमकने लगी, विवान अकेले चाय पी रहा था। आर्या बिना कुछ कहे पास आकर बैठ गई। उसने कहा, बरसात में लोग कुछ छुपाना चाहते हैं, पर मैं तो चाहती हूँ कि सब घुल जाए। विवान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी नहीं, तपिश थी। उसने धीरे से पूछा, क्या वाकई तुम चाहती हो कि मैं सब समझ जाऊं? आर्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसका स्पर्श मुलायम था, लेकिन उसमें भय नहीं था। उनके बीच नज़दीकियां आई, लेकिन धीमी और गहरी। उस रात जब बिजली चली गई और केवल दिए की रोशनी कमरे में रह गई, तो विवान और आर्या साथ बैठे रहे। उनके बीच कोई हड़बड़ी नहीं थी। आर्या का सिर विवान के कंधे पर टिक गया और उसकी हथेली विवान की उंगलियों में समा गई। वहाँ कोई अधिकता नहीं थी, लेकिन स्पर्शों की भाषा कह रही थी कि ये प्रेम अब रुकने वाला नहीं है। विवान ने उसकी पीठ पर उंगलियों से हल्की रेखा खींची और आर्या की सांसें भारी हो गई। उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पास आकर मैं अपने आप से मिलती हूँ। उनकी रात प्रेम की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं थी, लेकिन वह रात उनके जीवन की सबसे अतरंग बातचीत बन गई। वो बस एक दूसरे के करीब थे, इतने करीब कि अब दूरी शब्द ही गायब हो गया था। शरीर एक दूसरे में समा नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे की ऊर्जा में घुल रहे थे। सुबह आर्या की उंगलियां अब भी विवान की उंगलियों में थी। उसने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहना चाहती हूँ। विवान ने कहा, और मैं तुम्हें थामना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी धड़कनों में अपना घर बनाना चाहता हूँ। तारजई ने जब उन्हें साथ देखा तो उनकी आंखों में सवाल नहीं थे, बल्कि मुस्कुराहट थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रेम तब तक सुंदर होता है जब तक उसमें इज्जत बची हो, और मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को केवल छूते नहीं, समझते भी हो। उनकी शादी कोई शाही आयोजन नहीं थी, वो बस पहाड़ों के बीच तुलसी के पौधे के सामने कुछ गांव वालों की उपस्थिति में हुई। आर्या ने उसी दिन विवान की बाहों में सिर रखकर कहा, अब हर सांस मेरी सुनहरी होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बाहों में हूँ हमेशा के लिए। यह कहानी उन प्रेम की है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन एक बार जल जाए तो उम्र भर बुझती नहीं। यह प्रेम वासना की सीमा से आगे बढ़कर आत्मा के स्तर पर महसूस होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।